नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मनप स्टोरीज में। दोस्तों, कहानी चल रही है तेरा मेरा प्यार और इसके 10 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। ये 11वां पार्ट है। तो चलिए दोस्तों, 11वें पार्ट को शुरू करते हैं। ज्ञानेश्वर जी ने सबको बोल दिया कि छाया सफ़ेद कपड़ों में नहीं रहेगी, वो हीना की तरह ही घर में रहेगी। सफ़ेद कपड़ों का नाटक मुझे नहीं चाहिए। मुझे मेरी बेटी जैसा मैं चाहूँगा वैसा रखूँगा। अब दिव्यांश भी हीना के घर आने जाने लगा था। हीना ने कॉलेज जाना बंद कर दिया। दिन भर भाभी की सेवा में लगी रहती। हमेशा चहकने वाली छाया अब शांतचित्त रूम में पड़ी रहती। सास ससुर और हीना कितना बोलते खुश रहने को, लेकिन वो नहीं रहती। दिन बीतने लगे। हीना की फाइनल एग्जाम आ गए। छाया की देखरेख करने के लिए हीना एग्जाम नहीं देना चाह रही थी, तो दिव्यांश ने 15 दिन की छुट्टी लेकर छाया के घर रहने के लिए कहा और वो वहीं आ गया। ज्ञानेश्वर जी ने कहा कि कोई ज़रूरत नहीं है, हम सब संभाल लेंगे। लेकिन दिव्यांश ने ज्ञानेश्वर जी के पैरों में बैठकर कहा, प्लीज़ अंकल, दीदी के पास मुझे रहने दीजिए। हिना जी के एग्ज़ाम के बाद मैं चला जाऊंगा यहाँ से। हिना एग्ज़ाम देने लगी। दिव्यांश छाया का ख्याल रखता, उसे हंसाने की कोशिश करता, लेकिन छाया नहीं हंसती। दिव्यांश धीरे धीरे अपनी बचपन की बातें कर करके छाया के होठों पर मुस्कान लाने लगा। अब छाया के पेट में बच्चा भी मूव करने लगा था, तो डॉक्टर ने उसे थोड़ा अच्छे से रहने को बोला, वरना अगर ठीक से डाइट नहीं ली या थोड़ी देर वॉक नहीं किया तो बच्चे का ब्रेन कमज़ोर हो जाएगा। अब छाया बच्चे के लिए थोड़ा बहुत खुश रहने लगी। दिव्यांश दिन भर छाया के पास रहता। ये बातें दिव्यांश के घर में किसी को नहीं पता थी। शाम को जब हीना आती तो फिर दिव्यांश हीना और छाया दोनों के पास बैठकर बातें करता। छाया अपने ससुर से रूखे स्वर में बोल दी कि दिव्यांश और हीना की शादी कर दीजिए पापा, और यहीं रख लीजिए, क्योंकि अब इस घर में कोई है भी तो नहीं ना। ज्ञानेश्वर जी ने कहा, मेरी 2 बेटियां हैं, फिर कोई कैसे नहीं है। मैं दोनों में किसी को भी अपने से दूर नहीं करूँगा। छाया ने कहा, लेकिन पापा, दिव्यांश एक अच्छा लड़का है और हीना दीदी की शादी तो करनी ही है ना, तो प्लीज़ पापा। ज्ञानेश्वर जी ने हीना से पूछा तो हीना ने कहा कि अभी भाभी को छोड़ के मैं कहीं नहीं जाऊंगी, पहले भाभी को देखना है मुझे। छाया ने कहा, हीना तुम यहीं रहोगी शादी के बाद भी, तुमको कहीं नहीं भेजने वाली हूँ मैं। हीना ने कहा, फिर भी आपकी डिलीवरी तक मैं सिर्फ आपकी सेवा करना चाहती हूँ। दिव्यांश हीना के एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद जाने वाला था। अब हीना का एग्ज़ाम के 2 दिन और बचे हुए थे और दिव्यांश की छुट्टियां भी ख़त्म हो रही थी। दिव्यांश ने हीना को मैसेज किया कि आज रात में हम छत पर मिल सकते हैं क्या। हीना का मोबाइल छाया के बगल में रखा हुआ था, तो मैसेज छाया ने पढ़ लिया। छाया हीना को देखने लगी। फिर छाया ने वो मैसेज हीना को भी पढ़ने के लिए दिया। हीना मैसेज पढ़ के अपनी नज़रें झुका ली। छाया बोली, चले जाओ, मेरा भाई ख़राब नहीं है, तुमको परेशान नहीं करेगा। हीना ने कहा, ठीक है, खाना खाने के बाद सोचूंगी। रात को दिव्यांश और हीना छत पर मिले। दिव्यांश ने कहा, इतने दिन हो गए हैं मैं आपसे नहीं मिला, क्योंकि मुझे लगा कि आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब होगी। हीना ने कहा, तो फिर आज क्यों मिले। दिव्यांश ने कहा, यार, दिल भी तो कोई चीज़ होती है ना। हीना ने कहा, भाभी को छोड़ के मैं ज़्यादा देर तक नहीं रहूँगी यहाँ। दिव्यांश ने कहा, ठीक है, चले जाइए नीचे। हीना नीचे चली आई। दिव्यांश ने सोचा, यार, भाभी के सामने मेरी कोई इज्जत ही नहीं है क्या। एक बार भी मेरे बारे में नहीं बोली, भाभी भाभी करती रहती है। और दिव्यांश भी नीचे आकर सो गया। हीना छाया के पास आई तो छाया जगी हुई थी। हीना ने कहा, आप सोई नहीं। छाया ने कहा, नींद नहीं आ रही है, बेचैनी हो रही है, पेट में बेबी बहुत मूव कर रहा है। हीना छाया के पेट को छू कर देखी तो उसे भी महसूस हुआ। हीना ने कहा, अभी 1 महीना पूरा बचा हुआ है भाभी। और दोनों सो गई। रात को करीब 2 बजे छाया को दर्द उठ गया। छाया ही ने हीना को जगाया। हीना तुरंत अपनी मम्मी पापा और दिव्यांश को जगाई। दिव्यांश ने तुरंत गाड़ी निकाली और छाया को लेकर हॉस्पिटल आ गया। सब घर से हॉस्पिटल आ गए थे, घर पर कोई नहीं था। डॉक्टर ने चेक करके बताया कि बच्चा 5 बजे तक हो जाएगा। सब इंतज़ार करने लगे
और छाया का दर्द धीरे धीरे बढ़ने लगा। ज्ञानेश्वर जी दिव्यांश से बोले कि तुम घर चले जाओ, वहाँ कोई नहीं है। दिव्यांश ने कहा ठीक है। दिव्यांश घर आ गया। सुबह 5 बजे के आसपास छाया को लड़का हुआ। पूरे घर में खुशी का माहौल था। सब अगले दिन हॉस्पिटल से 10 बजे तक घर आ गए। दिव्यांश ने पूरा घर सजा के रखा हुआ था। कोई आइडिया नहीं था किसी को भी। अब बच्चे को देखकर छाया खुश रहने लगी। बस हर समय उसी को निहारती रहती। बच्चा रोता तो खुद भी आंसू बहाती। दिव्यांश चला गया। अब हिना की पढ़ाई भी कंप्लीट हो गई और छाया को बच्चा भी हो गया। छाया हिना और दिव्यांश की शादी के लिए सबसे बोल दी और धीरे धीरे सब लोग मान भी गए। हिना दिव्यांश से कसम ले ली कि हम लोगों की शादी होने के बाद हम भाभी की भी किसी अच्छे लड़के से शादी करवा देंगे और हृदय को दिव्यांश और हिना रख लेंगे। दिव्यांश ने कहा बिल्कुल ठीक है। हिना की शादी की तैयारियां होने लगी। हिना एक दिन पापा के पास जाकर बैठ गई और बोली पापा, आप मेरी शादी करवाने में तो जोर दे रहे हैं, लेकिन फिर भाभी की भी तो शादी करवानी होगी। इतनी लंबी जिंदगी भाभी अकेले कैसे निकालेगी पापा। ज्ञानेश्वर जी बोले लेकिन बेटा वो नहीं करना चाहती है शादी। हिना ने कहा पापा हम सब उसके अपने हैं ना, तो अगर उनको सपोर्ट करेंगे तो वो खुद हाँ कर देगी। छाया को इन सब चीज़ों के बारे में नहीं मालूम था कि हिना क्या क्या बातें कर रही है। हिना की शादी के कुछ दिन पहले ही छाया फिर से सफ़ेद साड़ी पहनने लगी ताकि लोग बातें ना बनाएं। सब लोगों ने मना किया लेकिन छाया नहीं मानी। इतनी मासूम सी लड़की, एकदम चहकने वाली, अब सफ़ेद कपड़ों में एकदम पुतला लगने लगी थी। सिर्फ अपने बेटे को लेकर एक कोने में बैठी रहती। सब विधि विधान में हिना छाया को ज़बरदस्ती करती, तब छाया आगे आती। हिना की शादी दिव्यांश से हो गई। कुछ लोग खुश थे तो कुछ नाराज। हिना शादी के बाद एक दिन के लिए दिव्यांश के घर गई और फिर वापस आ गई और वहीं पर रहने लगी। दिव्यांश को हिना ने बोल दिया कि भाभी की शादी नहीं हो जाती तब तक वो हनीमून पर नहीं जाएंगे। छाया से सब शादी की बातें किए तो छाया रोने लगी और बोली आप लोग कैसे सोच लिए कि मैं शादी करूंगी। मैं हार्दिक के सिवा अब किसी से शादी नहीं करूंगी। जो हुआ वो मेरी किस्मत थी और मेरा एक फ़र्ज है हृदय को पालने का। हार्दिक शायद जानता था कि मैं अकेले उसको पाल लूँगी, इसलिए मुझे अकेले छोड़कर चला गया। अब मैं मम्मी जी और पापा जी को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। हिना ने कहा देखिए भाभी, हम सब ऐसा करके कुछ ढूंढेंगे जो सबको साथ लेकर चले। छाया ने कहा हिना तुम क्या कह रही हो, मुझे बड़ा अजीब लग रहा है सुनने में। ये सब मैं नहीं कर सकती हूँ। हिना ने कहा मेरी शादी क्यों की आपने? आपको पता है ना कि ये ज़िंदगी बहुत छोटी नहीं है, तो फिर पार्टनर की ज़रूरत तो होती ही है। और दिव्यांश जी बोले कि इनका एक दोस्त है जिनके माता पिता नहीं हैं और वो अनाथ आश्रम में पला बढ़ा है। कॉलेज में दोनों मिले थे, अभी साथ में जॉब करते हैं। ज्ञानेश्वर जी बोले देखो बेटा, मैं चाहता हूँ कि मेरी दोनों बेटियाँ खुश रहे। मैं नहीं चाहता कि मेरे मर जाने के बाद तुम्हें कोई कुछ गलत कहे। छाया बोली पापा जी ये समाज क्या बोलेगा, मेरा बच्चा है, बच्चे को छोड़कर मैं नहीं जा सकती। ज्ञानेश्वर जी ने कहा समाज क्या बोलेगा, वो आप सबसे पहले समझा देती थी कि समाज के बारे में सोचने से पहले अपनों की भलाई की सोचनी चाहिए। ज्ञानेश्वर जी दिव्यांश को बोले कि अपने दोस्त को बुलाओ। दिव्यांश ने 2 दिन बाद अपने उस दोस्त को घर पर बुलाया। दिव्यांश का दोस्त सौरभ बहुत अच्छा लड़का था। आते ही उसने ज्ञानेश्वर जी के और हिना की माँ के पैर छू लिए, हिना को नमस्ते किया। ज्ञानेश्वर जी उससे इधर उधर की बातें किए तो सौरभ ने बताया कि मैं बचपन से अनाथ आश्रम में रहता हूँ अंकल जी। हर रोज़ एक नई उम्मीद से उठता था कि आज कोई आएगा और अडॉप्ट करके ले जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बचपन बीता, धीरे धीरे बड़ा होने लगा। वहाँ कितने ही सारे भाई बहन थे, कितने ही लोग आते थे, आकर फल बिस्किट मिठाइयाँ देकर चले जाते, लेकिन कभी कोई लेकर नहीं गया। मैं बचपन से माँ बाप के प्यार को तरसा हूँ और जब दिव्यांश इस बारे में बोला ना तो मैं दिल से रोने लगा अंकल जी।
मैं कभी नहीं सोचा था मैंने कि ऐसा कुछ मुझे इस उम्र में आकर मिलेगा। मैं बचपन से रिश्तों के लिए तरस गया हूँ। तो जब दिव्यांश ने मुझे बोला कि शादी होगी, एक बच्चा भी है, तो मैं इसको पहले बोला कि बच्चा भी मेरा ही होगा। मैं बच्चे को नहीं छोड़ने वाला हूँ। ज्ञानेश्वर जी ने कहा, बेटे, लेकिन शादी के बाद तुम्हें इसी घर में रहना होगा, बेटा बनकर। सौरभ ने कहा, जरूर अंकल जी, मैं इस चीज़ के लिए तैयार हूँ। बस आप छाया जी को इस बारे में पूछ लें। हिना ने कहा, मैं अभी लाती हूँ भाभी को यहाँ। हिना छाया के कमरे में गई तो छाया अपने पति के फोटो को देखकर रो रही थी। हिना ने फोटो छीनते हुए कहा, भाभी, भैया जहाँ कहीं भी होंगे ना, वो भी यही चाहते होंगे कि आप मायूसी वाली जिंदगी ना जिएं। सौरभ बहुत अच्छा लड़का है भाभी, आपको कभी भी दुखी नहीं रहने देगा। हिना छाया के बाल ठीक कर दी और उसे बाहर ले आई। छाया सौरभ को नमस्ते की तो सौरभ खड़ा होकर के नमस्ते किया और फिर बैठ गया। सौरभ ने छाया को देखा। मायूसी छाया के चेहरे में साफ झलक रही थी। सौरभ बस देखे जा रहा था। ज्ञानेश्वर जी बोले, सौरभ बेटा, तो फिर कब तक शादी के प्रोग्राम रखें? सौरभ ने कहा, अंकल जी, आप छाया जी से पूछ ले पहले। छाया अपने ससुर को देखने लगी। ज्ञानेश्वर जी बोले, छोड़ो, मैं ये सब कुछ डिसाइड कर लूँगा। तुम दोनों एक दूसरे से बात करना चाहते हो तो करो। तभी हृदय उठ गया और उसके रोने की आवाज़ आई। छाया उठकर रूम में जाने लगी। ज्ञानेश्वर जी सौरभ को बोले, जाओ, कुछ बात करनी है तो कर लो। हिना और दिव्यांश मुस्कुरा दिए। दिव्यांश बोला, संभल के, बहन है मेरी। सौरभ भी मुस्कुरा दिया। हिना छाया के रूम तक सौरभ को छोड़ आई। छाया सौरभ को देख के बेड पर से उतर गई। सौरभ ने कहा, बैठिए, कोई दिक्कत नहीं है। छाया चुप हो गई और हिना वहाँ से चली गई। सौरभ बोला, देखिए छाया, आप जिस दुख से गुजर रही हैं या गुजरी हैं, वो तो मैं ठीक नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि मेरी वजह से आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। छाया ने कहा कि मेरे सास ससुर ही मेरे माँ बाप हैं, मैं इनके आगे किसी को नहीं मानती, तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। सौरभ ने कहा, आपके तो सास ससुर हैं और आप माँ बाप बोल रही हैं, मुझे तो डायरेक्ट माँ बाप मिले हैं, तो मैं इनके लिए क्यों कुछ भी कहूँगा कि मेरे भी माँ बाप ही होंगे। छाया ने कहा, मुझे इन सब चीज़ों में ढलने में टाइम लगेगा, पता नहीं कितना टाइम, हो सकता है महीना, 6 महीना या फिर साल भी लग जाए। सौरभ ने कहा, मैं अपनी उम्र के 29 साल अकेले निकाला हूँ और अब तो मेरे पास माँ, पापा, बहन, जीजा और एक बेटा भी होगा, तो इन सब के साथ मैं खुश रहूँगा। छाया सोचने लगी, कितनी अच्छी सोच है इसकी। छाया ने कहा, मैं अपने नाम के आगे से अपना टाइटल नहीं हटाऊंगी। सौरभ ने कहा, आपका टाइटल मैं भी लगाऊंगा, क्योंकि मेरा नाम सौरभ कुमार है, मुझे कभी टाइटल मिला ही नहीं। छाया ने कहा, सॉरी। सौरभ बोला, कोई बात नहीं। छाया ने कहा, आपकी कुछ उम्मीदें होंगी अपने पार्टनर्स से, अगर मैं वो चीज़ें नहीं कर पाई तो? सौरभ ने कहा, सच कहूँ तो कभी सोचा नहीं था कि मैं शादी भी करूँगा। सोचा था इसी तरह ज़िंदगी निकाल दूँगा, अनाथ आश्रम के बच्चों के लिए कुछ करूँगा, लेकिन फिर मुझ पर भगवान मेहरबान हो गए और मुझे सब कुछ दे दिए। तो मेरी कुछ भी उम्मीदें नहीं हैं, मैं बस कोशिश करूँगा कि अपने परिवार को खुश रखूँ। छाया ने कहा, अगर आप शादी के बाद मुझे कहीं और रखने की जिद की तो? सौरभ ने कहा, माँ बाप को छोड़ के कहीं और रहने से बच्चे उस प्यार से वंचित हो जाते हैं जो इस समाज में जीने के लिए चाहिए। मैं माँ बाप की कमी को झेल चुका हूँ, तो मैं तो कभी इस चीज़ के लिए नहीं कह सकता हूँ। छाया ने कहा, आप मुझे कुछ दिन का टाइम दीजिए, मैं आपको बताऊंगी कि क्या करना है। सौरभ ने कहा, ठीक है, पर क्या एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ? छाया ने कहा, हाँ बोलिए। सौरभ बोला, मैंने इन 10-15 दिनों में बहुत से सपने देख लिए हैं। मुझे शादी से ज़्यादा खुशी फैमिली पाने की है, तो प्लीज़ आप सब कुछ सोच समझ कर ही फैसला लीजिएगा। मैं ये आप पर थोप नहीं रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप बिना सोचे
समझे, रिश्ते को मना मत करना। आप जितना चाहे उतने दिन ले सकते हैं। और एक रिक्वेस्ट, क्या मैं हृदय को अपनी गोद में ले सकता हूँ? छाया ने सौरभ को देखते हुए हृदय को अपनी गोद से उठाकर बेड पर लिटा दिया। सौरभ ने बहुत ही प्यार से हृदय को गोद में उठा लिया और उसको निहारने लगा। शायद वो बाप का प्यार लौटाना चाह रहा था। उसकी आंखों के कोरों पर आंसू आ गए थे, लेकिन वो छाया को देखकर मुस्कुराते हुए साफ कर लिया। हृदय अभी सिर्फ 3 महीने का था, तो सौरभ को देखकर वो भी मुस्कुरा रहा था। सौरभ ने कहा, आप कुछ और पूछना चाहती हैं तो पूछ सकती हैं। छाया बोली, नहीं, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए। सौरभ ने कहा, नहीं, मुझे आप बहुत अच्छी लगी। जो फैमिली के बारे में सोचे उसके अंदर किसी तरह का स्वार्थ नहीं हो सकता है। आपने हृदय को मेरी गोद में दिया, इसके लिए थैंक यू। छाया को लगा कि वो बोल दे कि ये आपका हक है, आप ले सकते हैं इसको अपनी गोद में। लेकिन छाया बोलते बोलते चुप हो गई, क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही उसने कहा था कि मुझे कुछ टाइम चाहिए। अगर अभी तुरंत ऐसे बोल दे तो दिक्कत हो जाएगी। सौरभ ने कहा, तो चलें हम दोनों बाहर? छाया ने कहा, हाँ चलिए। सौरभ हृदय को गोद में लिए बाहर आ गया। सबको देख के मुस्कुरा दिया। हृदय को निहार के खुश हो रहा था। सौरभ ने जाकर हृदय को दादी की गोद में दे दिया और सोफे पर बैठ गया। दिव्यांश ने कहा, बात कर ली मेरी दीदी से? हाँ, बात हो गई। फिर कुछ देर इधर उधर की बातें हुई। छाया कॉफ़ी लाकर सबको दी। कॉफ़ी पीने के बाद सौरभ वहाँ से दिव्यांश के साथ बाहर निकल गया। छाया को उसके ससुर ने पूछा, बेटा कैसा लगा, कुछ बोला क्या? छाया ने कहा, नहीं पापा, वो कुछ नहीं बोले। मैंने ही सब कुछ पूछ लिया और उन्होंने हर चीज़ का जवाब दिया। हिना मुस्कुराते हुए छाया के साथ रूम में आ गई और पूछने लगी, क्या क्या बात हुई? 30 मिनट तक बात की है आप दोनों ने? छाया ने कहा, सिर्फ मैंने ही उनसे सवाल किए, उन्होंने तो कुछ बोला ही नहीं। हिना ने पूछा, कैसा लगा भाभी आपको सौरभ? छाया बोली, पता नहीं हिना, जब वो आया था तो मेरा मन भारी था। मैं हार्दिक जी की फ़ोटो पकड़कर रो रही थी, लेकिन मिलने के बाद मन बहुत खाली खाली लग रहा है। मिलने के बाद ऐसा लगा ही नहीं कि मैं किसी अनजान व्यक्ति से मिल रही हूँ या इस घर से, तुम लोगों से दूर जा रही हूँ। सौरभ के लाइफ में कुछ है ही नहीं, वो बिल्कुल एक कोरा कागज है जिसमें जो रंग भरेंगे वही उभर कर आएगा। हिना ने कहा, भाभी, दिव्यांश जी ने मुझे बताया कि वो हमेशा फैमिली के बारे में ही बातें करता था। किसी के माँ बाप को देखता था तो उसकी आंखें नम हो जाती थी। छाया ने कहा, मैं क्या बोलूँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मैं हार्दिक जी को मन से निकाल ही नहीं पा रही हूँ। अकेले में वो बहुत याद आते हैं। हिना, क्या ज़रूरी है मेरी शादी की? मेरे पास हृदय है ना, मेरा फ़र्ज बनता है कि हृदय की परवरिश मैं अच्छे से करूं। हिना ने कहा, और माँ पापा के बारे में सोचिए ना भाभी, उनको बुढ़ापे में एक लाठी की ज़रूरत है। आप खुद अकेला महसूस करते हैं तो फिर माँ पापा को कैसे खुश रखेंगी और उनका ख्याल कैसे रखेंगी? छाया ने कहा, तुम क्या कहती हो वो बोलो। हिना ने कहा, मैं चाहती हूँ कि आप शादी करें सौरभ भैया से और फिर हनीमून पर चले मेरे साथ, क्योंकि दिव्यांश पिछले 1 महीने से लगातार हनीमून पर जाने के लिए परेशान है। छाया ने कहा, देख हिना, अगर मैंने शादी कर भी ली तो मैं कसम खाकर कहती हूँ कि मुझे हनीमून नहीं जाना है। और जहाँ तक सौरभ जी का सवाल है, वो मेरी फीलिंग्स समझेंगे और जाने की जिद नहीं करेंगे। हिना ने कहा, फिर मुझे अकेले ही जाना पड़ेगा क्या? छाया ने कहा, हाँ। हिना बोली, भाभी, आप सच में नहीं जाएंगी? छाया बोली, कहो तो तुम्हारी कसम खा जाती हूँ, मैं नहीं जाऊंगी मतलब नहीं जाऊंगी। जिद करने से कोई फ़ायदा नहीं है। हिना ने कहा, तो ठीक है, आप दोनों शादी कर लें, फिर मैं जाऊंगी हनीमून और वापस आने के बाद आपको खुशखबरी दूंगी, क्योंकि हम दोनों बेबी प्लान कर रहे हैं। छाया खुश हो गई और बोली, इतनी जल्दी?
हिना ने कहा, आपके भाई बूढ़े हो जाएंगे फिर। छाया हंस दी और बोली, ठीक है, पापा जो भी डिसाइड करेंगे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हिना ने कहा, आपके घर वाले आने से मना ना कर दें। छाया ने कहा, वो आएंगे तो भी ठीक है, नहीं आएंगे तो भी ठीक है, बस दूसरे नंबर वाली भाभी को कॉल करके बोल दूंगी आने को, और पापा और भैया आए तो ठीक है। हिना ने कहा, भाभी मुझे एकदम पहले वाली भाभी चाहिए, जो बिल्कुल हर डिसीजन लेती थी बिना किसी के बारे में सोचे। छाया बोली, वो अब नहीं लौट सकती है। हिना ने कहा, भाभी मुझे सौरभ भैया में हार्दिक भैया की छवि दिखी, वो भी एकदम शांत रहते थे, गुस्से में भी अपना कंट्रोल नहीं खोते थे। तो दोस्तों, कहानी के इस पार्ट को यहीं रोकते हैं। कमेंट करके बताइएगा कि कहानी आपको कैसी लग रही है। यदि ये पसंद आती है तो कहानी को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए मिलते हैं एक और पार्ट में, तब तक के लिए शुक्रिया।